हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 हिस्ट्री से चैप्टर सीकिंग करेंगे। और जो ओल्ड बुक थी उसमें चैप्टर सीकिंग का नाम था आरंभिक मानव की खोज में। बट जो न्यू बुक है उसमें सेकंड और थर्ड चैप्टर को मर्ज करके सेकंड चैप्टर बनाया हुआ है जिसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, मतलब फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब इसमें मुझे न्यू बुक मिली नहीं है तो मैं जो ओल्ड बुक से है इसको ट्रिम करके बना दूंगी, और जो जो न्यू बुक में हमारे टॉपिक्स हैं हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो एक रीडिंग के साथ हम समझते हैं पूरे पूरे टॉपिक्स को। तो देखते हैं। अभी जो चैप्टर है इसका टाइटल ही है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब जब इंसान ग्रो करना नहीं सीख रहा था, जब तक इंसान ने ग्रो करना नहीं सीखा था, उससे पहले क्या करता था? उससे पहले खाली हंट करके अपना पेट भरता था और जो भी चीज़ें उसको मिल जाती थी उनको गैदर करके इकट्ठा करके काफ़ी समय तक रखता था। बट ऐसे सिचुएशन से वो ग्रोइंग की तरफ कैसे आगे बढ़ा, मतलब उसने खुद से ही अपना फूड कैसे ग्रो करना सीखा, हम वो पूरी की पूरी जो है एक स्टोरी समझेंगे कैसे हुआ ये सारा का सारा। अब देखते हैं तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। बस बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब ये जो है क्वेश्चन निकल के आया है कि जब ये सारी चीजें होती नहीं थी, ये ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे और उनके ट्रैवल करने का रीजन क्या मतलब होता होगा? लोग एक ही जगह पे तो नहीं रहते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हम चैप्टर में देखेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ये फर्स्ट रीजन निकल के आ रहा है कि ट्रैवल करने का मेन रीजन क्या था। आज के टाइम में हम देखते हैं लोग बाग ट्रिप पे जाते हैं या कुछ भी ऐसी जगह चले जाते हैं, बट जो स्टार्टिंग से ये जो घूमने का रीजन रहा है वो ट्रिप वगैरह नहीं, ये जरूरत के हिसाब से घूमते थे। वो जरूरतें हम देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, मतलब हंटर गैदरर्स, जो हंट करके बेसिकली किसी जानवर को मार के अपना पेट भरते थे। और जो चीज़ें थी जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ मिल गए तो उनको गैदर करके इकट्ठा करके रखते थे ताकि उनको जब भी भूख लगे वो तो वो सारी चीज़ें खा सके। तो ऐसे नाम से जानते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें बस इस नाम से पुकारा जाता था। ये बता दिया है कि खाने को अरेंज करने के मेथड से ही उनको ये नाम दे दिया गया है। हंटर एंड गैदरर हिंदी में आखेटक, खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, मतलब आसपास जो भी कुछ कोई जानवर दिखता था जिसको वो पकड़ पाते थे उसको मार के खा जाते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिल जाती हैं। हम आज भी देखते हैं जंगलों में काफी किस्म के, काफी जो है वैरायटी के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। फूड का जो मेन सोर्स रहा है ये बताया है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का तो कुछ ऐसा होता नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी फूड। अब वो जो भी मिल रहा है, कोई जानवर मिल रहा है, कोई पक्षी मिल रहा है, कोई फ्रूट मिल रहा है, तो लोग उसको खा रहे हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, जैसे कि शेर है, एलिफेंट है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम मार के खा नहीं सकते। इवन वो हम ही मार के खा देंगे। जानवरों के शिकार यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, मतलब कौन से ऐसे प्लांट है जो एडिबल है, मतलब जिनको हम खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट तो पॉइजनस भी होते हैं जिनके अंदर जहर होता है। क्योंकि कई तरीके के पौधे जो हैं विषैले होते हैं, मतलब वही जिनमें जहर होता है, पॉइजनस होते हैं। साथ ही फलों के पकने की के समय की जानकारी भी जरूरी है। अब हम किसी फ्रूट को कच्चा तोड़ के खा लेंगे तो वो तो टेस्टलेस ही लगेगा, तो ये भी पता होना चाहिए कि कब उसका टाइम है पकने का और कौन सी चीज़ खाने लायक है। अब देखते हैं हम। अब ये बीच-बीच में क्वेश्चन कर रखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी बुक्स होती हैं जो बच्चों के साथ बातें करती है, तो हमें इनको ना पढ़ के जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हीं पे फोकस कर रखना है और उन्हीं पे फोकस करेंगे। आखेटक, खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर एनसीईआरटी में 4 दे रखे तो हम चारों के चारों देख लेंगे। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अगर किसी पर्टिकुलर जंगल में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं तो कितने दिन तक वो उन पौधों से जो है खाना खा सकते हैं, या कितना ही टाइम ऐसा होगा कि जो जितने एरिया पे वो रह रहे हैं वहाँ पे बर्ड्स आ रहे हैं उनको पकड़ के खा रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो उस एरिया की सारी जितनी भी खाने की चीज़ें होंगी वो खा चुके होंगे, तो खाने की तलाश में जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। अब जिनका शिकार ये करते हैं लोग, जिन जानवरों को मार के खाते थे, वो जानवर थोड़ी ना एक ही जगह पे बैठ के रहते हैं, वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, पूरे जंगल में घूमेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपने खाने की तलाश में, तो लोग भी उनके पीछे जा रहे हैं उनको मार के खाने की, मतलब उनको मार के खाने के लिए। तो वही बता रखा है, या फिर उनके लिए चारा ढूंढने के लिए या कुछ भी ऐसी चीजें होती होंगी। तो पहला हमने देखा कि एक जगह का जब खाना खत्म हो जाता है, और दूसरा है कि शिकार के लिए या जानवरों के पीछे पीछे जाते जाते वो उस जगह को छोड़ देते थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पौधों और पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे कि आम का पेड़ है, अब सर्दियों में थोड़ी ना आम पकेंगे, तो गर्मियों में आम का सीजन होता है, तो गर्मियों के समय में वो ऐसे एरिया में होंगे जहाँ आम पक रहे होंगे, और सर्दियों में ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे सर्दियों वाली कोई फसल, कोई फ्रूट पक रहा होगा। तो टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है, यद्यपि इन नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। जो सबसे जरूरी चीज़ है जो कि है पानी, उसकी तलाश में अगर कहीं पानी है भी तो कुछ ऐसी नदी होंगी जो 12 मासी होंगी, और कुछ ऐसी नदी होंगी जिन पे सिर्फ किसी सीजन में मतलब बारिश के समय पे, मानसून के सीजन पे ही बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होता होगा। तो जब वो पानी सूख जाता होगा तो पानी तो बहुत जरूरी है, पानी की तलाश में घूमते हैं। तो चौथा जो कारण है वो बता रखा है, पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ ये स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्राएं करते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कुछ नहीं बताया हुआ है अभी तक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो ये इतनी सारी डिटेल्स जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लोगों के पास कैसे बर्तन रहते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, क्या वो खाते होंगे, ये सारी डिटेल्स हमें मिलती कहाँ से, वो देखते हैं। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आर्कियोलॉजिस्ट जिसको पुरातात्विक कहते हैं, उनको ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो वही बात है, वो रिमेन्स को स्टडी करते हैं। जब वो मिट्टी को खोद के या जमीन को खोद के कुछ अवशेष निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो जब उनको ऐसी चीजें मिलती है ना जिनसे ये पता चलता है कि ये चीजें शिकार के लिए यूज की गई होंगी, तो उनको स्टडी करके ये लोग जो है एक थ्योरी बनाते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। उस समय पे जो है ये जो हार्ड मटेरियल होता था, लोहा और बाकी चीजें, वो तो डिस्कवर हुई नहीं थी, तो और ना ही उनका ज्ञान था कि उनको यूज कैसे करें। तो जो चीज़ें उनको स्ट्रॉन्ग लगती थी, ऐसी लगती थी जो इजीली ब्रेकेबल नहीं होगी, उनको एज अ टूल यूज़ करते थे। जैसे कि लकड़ी होगी, कोई मोटी सी सख्त लकड़ी है, उसको किसी पत्थर को, किसी नुकीले पत्थर को, अच्छा हड्डियाँ जो होती हैं जानवरों की, या लोग भी जो है मर जाते होंगे या कुछ भी ऐसा होता होगा, उनकी जो हड्डियाँ हैं उनसे भी वो औजार बनाते होंगे, टूल्स बनाते होंगे जिनको यूज़ करते होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं वो ये हैं, एक बार इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट, ये मतलब 5 तरीके की कैटेगरी दे रखी है और उनके अलग-अलग यूज़ बता रखे हैं। ये वाली कैटेगरी तो हम आज भी देखते हैं, किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे, ये जो है नॉर्मल नेचर में हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अब ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसको देखते हैं। ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं, सबसे पुराने जो टूल्स हैं वो ऐसे होते थे। उसके बाद ये पोर्शन है, ये पार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें कुछ-कुछ पत्थर जो है वो थोड़े से नुकीले हैं, ऊपर से होल्ड करने के लिए भी है और नीचे से थोड़े से ये हैं नोक वाले हैं। ये हैं, इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया, इनके बाद ये बनाए गए। उसके बाद देखते हैं ये वाले पत्थर, ये थोड़े लंबे-लंबे से पत्थर हैं, इन्हें इनके बाद बनाया गया। सबसे पहले ये थे, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड, फिर है ये वाले, ये छोटे-छोटे और भी ज़्यादा शार्प देखने को मिलते हैं। तो ये हैं इनके बाद बनने वाले, ये 10,000 साल पहले बनाए गए थे, ये 10,000 साल पहले। और ये वाले सबसे पुराने हैं, और इनके बाद ये कई हज़ार साल बाद ये बने, और उसके बाद ये है, और फिर ये है। और ये वाले जो हैं ये हमें आज भी देखने को मिल जाएंगे। इनको गुटिका बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक पत्थर हैं। इनकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब देख लेते हैं हम। हाँ, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, क्योंकि नाइफ वगैरह तो उस समय पे होते नहीं थे। तो जो भी कुछ शार्प ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता था, पत्थर मिलता था, हड्डियां मिलती थी, तो उनको काटने के लिए, हड्डियों मतलब अगर कोई जानवर मर गया है तो उसका मांस निकालने के लिए, काटने के लिए यूज़ होता था। पेड़ पे अगर कुछ दिख गया तो उसको काटने के लिए, पेड़ की छाल काटने के लिए और जानवरों की छाल उतारने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों की मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। जब इनको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा तो ग्रिप के लिए इन पे कुछ लगाते होंगे, अटैच करते होंगे, वही चीज़ इसमें बता रखी है। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब नीचे दो पिक्चर दे रखी है, इसमें पत्थर है और पत्थर की शेप आप देखोगे बिल्कुल पॉइंटेड है, और नीचे से ऐसे जो है ब्लंट है, नीचे से इतना शार्प नहीं है, ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा शार्प है, नीचे से ये थोड़ा सा गोल है। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं, ये वाला जो है इंसान की खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी जो मतलब खा सके उनकी जड़ों को, तो ये खोदने के लिए किया जाता था। देखो इसने होल्ड भी कर रखा है, नीचे से ये जो पेन हिस्सा है ये इसको खोदने के लिए, डिग करने के लिए यूज़ कर रहा है। ये जो दाएं वाला पोर्शन है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। ये एक नीडल की तरह यूज़ होता था। अब खाली खट्टी कर ली, ठंड लग रही है, ठंड का मौसम है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, वह अपने आप को इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो कपड़ा पहनना जरूरी इन्होंने समझा। तो उस समय पे जब खाल मिल गई इनको जानवरों की, तो वो पूरी की पूरी ऐसे किसी कपड़े की फॉर्म में तो होगी नहीं, उसको अटैच करके अपने अनुसार उसको सिलना भी होता था। तो ये एक नीडल का भी काम करता था। तो दो यूज़ दे रखे हैं, एक तो खोदने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, कुछ भी निकालना है, कोई कंदमूल निकालनी है, कोई जड़ वाली सब्जी निकालनी है, कुछ भी खाने का मिल रहा है वो, और एक है एज अ नीडल, कुछ भी सिलने के लिए। अब देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। अब हमने खाना पीना देख लिया, कपड़े तक भी देख लिया कि सील के पहन रहे थे। अब देखते हैं रहते कहाँ होंगे। अब मानचित्र 2 को देखो, ये मानचित्र है, इसमें दे रखा है लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं। ये साइट्स होती हैं, साइट्स को बोलते हैं बेसिकली। जो जगह है ना वो ये जगह है जहाँ पे ये जो हंटर एंड गैदरर्स के रहने के जो है प्रूफ मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थान है, स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं, कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पार कर गए। अब देखते हैं इसमें जो इन्होंने कहा है ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल भीमबेटका वाले एरिया में है, और ये है दूसरा कुरनूल गुफाएं हैं, उसके बाद है हुंसगी। ये 3 जगह बता रखी है। इनमें बताया कि ये हंटर एंड गैदरर्स की जो है साइट्स थी। अब देखते हैं आगे। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर जो है मिल सके, क्योंकि हमने अभी देखा पीछे कि सबसे पहले इन्होंने पत्थरों के ही द्वारा जो है शिकार विकार किया होगा और सारी चीज़ें अपनी हेल्प मतलब यूजफुल बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ किया होगा। आगे देख लें, तो ऐसी जगह की ढूंढते थे जहाँ पे जो है पत्थर अच्छी मात्रा में मिलते हो, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पत्थरों से टूल्स बनाते थे, अपने जरूरत के अनुसार औजार बनाते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब हम इतने ज़्यादा पूरे की पूरे श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है औजार वगैरह टूल्स वाले जो चीज़ें हैं बनती होंगी। अब एक चीज़ देखते हैं, हम एक छोटी सी चीज़ सोच के देखते हैं। अगर हम छोटे बच्चों को या किसी भी क्लास में जाके किसी पेपर की एक्टिविटी करा रहे हैं, और वो एक्टिविटी खत्म होने के बाद जब हम उस क्लास को देखते हैं छुट्टी के बाद, तो उस क्लास में बहुत सारे पेपर की छोटी मोटी कटिंग्स देखने को मिलती है। तो कोई भी इंसान इजीली गेस करके बता सकता है कि यहाँ पे किसी ना किसी ने पेपर का या पेपर कटिंग का काम किया होगा। सेम चीज़ इसमें है। जब कोई ऐसी जगह मिलती है ना जहाँ पे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती होंगी। जैसे कि हमें ऐसी जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण भी मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं बन रही है, शार्प करना जा रहे, मतलब एक पत्थर लिया होगा, उसको शार्प कर रहे होंगे, टूटे टूटे क्या पता वो बीच से टूट गया, वो प्रॉपर बना नहीं। बट वो टूटा हुआ पत्थर भी ना कुछ चीजें बताता है कि इसको आगे से पहले शार्प किया गया, इतना शार्प था नहीं। तो क्या रखा है कि अगर अच्छे से नहीं बने होंगे तो कोई उन चीजों को वहीं छोड़ गया होगा। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। जो लोग यहाँ पे काम करने के साथ साथ रहते भी थे, ऐसी जगहों को क्या कहते थे, आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। आप कुछ डिटेल दे रखी है, भीमबेटका आधुनिक MP मध्य प्रदेश में है। ये हमने इसको मैप में भी देखा, ये रहा बीच में बिल्कुल। अब इसकी डिटेल देखते हैं कुछ।
आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। जैसे कि ये गुफाएं होती हैं, यहाँ पे बीच से ऐसे एंट्री होगी, अंदर जाके लोग बाग रह सकते हैं। तो इनका यूज़ भी बता रखा है क्यों लोग यहाँ रहते होंगे। इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, और जो है ये जो जंगली जानवर हैं इनसे भी अगर इनके एंट्रेंस पे अगर ये आग लगा के जला के बैठ जाएं तो कोई भी जंगली जानवर जो है इनको मार के नहीं खा पाता था। तो खुद की सुरक्षा के लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते थे। अब शैल चित्रकला, ये जो है न्यू बुक में दे रखा था, एक छोटा सा चित्र था, उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक शैल चित्रकला बताया हुआ था कि जो लोग थे, ये जो गुफाएं थी, इनकी गुफाओं की जो छत हुआ करती थी उस पे चित्र बनाते थे। चित्र कौन से चित्र बनाते होंगे? जो जानवर उनको दिखाई देते होंगे। तो दीवारों पर चित्र देखे गए हैं मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, और ये ज्यादातर जो चित्र थे वो जंगली जानवरों के चित्र थे। तो ये बताते हैं कि उस समय में जंगली जानवर हुआ करते थे, ये सारे जो जिनका शिकार करते थे। ऑब्वियसली जंगली जानवर जंगल में मिलेंगे ही, तो जो लोग जैसे जानवर देखते थे उसी जानवर को है पेंट करने की कोशिश करते थे, उनका चित्र बनाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं पुरा स्थल उन स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पता चलेगा, जो कि इसी में मर्ज कर रखा है न्यू बुक में, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये टॉपिक इसमें छोड़ रखा था और फिर था आग की खोज। अब दे रखा है इसमें मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढी। ये हमने देखी, ये रही साउथ में। इसमें दे रखा है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं? कुरनूल गुफा के, मतलब कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के अवशेष कब मिलेंगे? जब आग लगी होगी, आग जलाई होगी। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए और मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। बदलती जलवायु, नेक्स्ट टॉपिक ये था। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल में पढ़ा था कि जो एक रीजन ये भी था लोगों का ट्रैवल करने का एक जगह से दूसरी जगह, कि जिन जानवरों को ये मार के खाते थे वो जानवर एक जगह नहीं मिलते थे, वो भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो वही जो लोग इनको मार के खा रहे थे वो इनके पीछे पीछे भी आ रहे थे। और जैसे ही गर्मी के साथ साथ ये घास के मैदान फैलते गए, ये जानवरों की संख्या भी फैलती गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे और उनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगते होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, क्योंकि पानी के आसपास क्या मिलेगा? पानी के आसपास फिश मिलेगी, तो उस फिश को भी मार के जो है ये खाने लगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में गेहूं, जो धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खा के जरूर देखा होगा, जो कि उसके खाने के बाद उनको कुछ ऐसा हार्म नहीं लगा होगा, तो उन्होंने वो चीज कलेक्ट करनी शुरू कर दी। क्योंकि चैप्टर का नाम है हंटर एंड गैदरर्स। तो जहाँ से शिकारी बने थे, शिकारी के बाद ये हर समय शिकार नहीं कर सकते थे। इनको कुछ ना कुछ ऐसे स्टोर करके रखना होता था जो इनको आगे के लिए